हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए जी, आ जाइए एक बार फिर से बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहतरीन बैच में, जहां पर हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। आ जाओ जी, आ जाओ। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? हेलो विराट कोहली, हेलो रितु, हेलो हसन, हेलो कुमरी जी, हेलो अंबिका। आ जाओ जी, आ जाओ। राम राम जी, राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आ जाओ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, एकदम बढ़िया भाई पठान साहब, एकदम बढ़िया। मोहम्मद समीर, हेलो सुमित, राधे राधे जी, अमित जी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? जितना तुम भगवान का नाम यहाँ लेते हो ना, शायद मुझे नहीं लगता और कहीं जगह लेते होंगे, है ना? सारे भगवान यहाँ आ जाते तुम्हें याद। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ भाई, हाँ, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले लो, अगर नहीं लेनी है तो ले लो बेटा, क्या दिक्कत है? ठीक है, आ जाओ। सर आपकी स्क्रीन में कैमरे का ऑप्शन है, उससे क्या होता है? बेटा उससे कुछ नहीं होता है, ये वाले ऑप्शन से कुछ नहीं होता है, ठीक है? इससे अपने को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हाँ, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सिलेबस बता दो भाई, उसके लिए बेटा यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो आएगी, वहां देखना, हमारे कुछ व्यूज भी बढ़ेंगे, क्लास भी देखना बढ़िया से, ठीक है? ओके, वहां देखना बढ़िया उसको। ओके, हाँ जी। सर कहाँ गए थे? एसपी सर बोल रहे थे। बेटा कहीं नहीं गया था, एसपी सर की बातों पे ध्यान मत दिया करो, ठीक है? ओके, पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हैं, फिर मेरे को संभालना पड़ता है उस चीज को। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, मंडे को अपन वापस से डी ब्लॉक वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये आज लास्ट है, फिर वापस 3 दिन इनऑर्गेनिक, 3 दिन ऑर्गेनिक, बार बार इसमें कंफ्यूज ना हो, अच्छे से सारी बातें क्लियर कर देते हैं। हाँ, अब बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। तो बेटा आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। होमवर्क नहीं आया? अरे शुभम शुभम बेटा, थोड़ा सा अपन आगे पढ़ ले, फिर एक साथ में बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आपको एज अ होमवर्क, टेंशन मत लो, ठीक है? हम इतना पढ़ ही नहीं पाते हैं कि उस पर कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बन सके। मैं अभी आईयूपीएससी क्वेश्चन दे दूंगा, फिर आप बोलोगे सर हमें तो ये आए नहीं, ठीक है? पहले वो पढ़ लो, फिर एक साथ बढ़िया क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, हाँ जी, टेस्ट का सिलेबस बता रखा है राजेश्वरी बेटा, बार बार न पूछे, ठीक है? हाँ, अब यहां पर आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे? क्रियात्मक समूह देखेंगे क्या होता है, फिर कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नामकरण कैसे किया जाता है, फिर आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है, इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। एल्किल समूह, एल्किनिल समूह, एल्काइनिल समूह क्या होते हैं, इन बातों पर चर्चा करेंगे। हाँ जी, ठीक है, ओके। ये सारी बातें हैं जो हमें इसमें देखनी है, अच्छे से सारी बातों को समझना है, हर एक बात को क्लियर करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर सिलेबस भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। हाँ जी, सिलेबस बताऊंगा, पहले क्वेश्चन करके बता सुयश। हाँ, ओके। अब पहला क्वेश्चन, फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दो। पहले क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर सारी बातें करेंगे। हाँ जी, बताइए, निम्न संरचना में उन कार्बन का संकरण जो एक दूसरे से एकल बंध के द्वारा जुड़े होगा, बताओ। हेलो जी, हेलो हेलो शिवम, हेलो गोल्डी, गुड़िया जी, बताओ इसका आंसर क्या होगा? दो कार्बन जो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उनका संकरण क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। देख भाई, एक द्विबंध बनाने वाले का sp2, डबल बॉन्ड ये भी बना रहा है sp2, ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है sp, ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है sp। तो ये एकल बंध वाले, ये वाला है और ये वाला है, तो एक का sp2 है, एक का sp है, sp2 sp। कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से सब बच्चे कर सकते थे। इस वाले का sp2 है, इस वाले का sp है। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि जो एक दूसरे से एकल बंध से जुड़े हुए हैं, भाई ये और ये वाले ही तो हैं। ओके, तो sp2 और sp होगा इसका आंसर। 4 क्यों बोल रहे हो भाई, 4 क्यों बोल रहे हो? अविनाश आया, देव दक्ष, ठीक, ओके।
एलिफेटिक एल्डिहाइड, एसपी कैसे? अरे भाई एसपी, शुभम पालीवाल सर नहीं, एसपी का मतलब यहां पर एसपी संकरण। यहां पे जरा देख ध्यान से, ये जो कार्बन है ये क्या है, दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, फिर यहां डबल बॉन्ड, फिर यहां कार्बन, यहां हाइड्रोजन, फिर यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड। एसपी संकरण कैसे निकालते हैं, संकरण कैसे निकालते हैं, ठीक है, सिग्मा बंद काउंट करते हैं। ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों का संकरण देखना है। ये एक सिग्मा बंद, एक सिग्मा बंद, ये दो सिग्मा में संकरण क्या होता है, एसपी होता है, पढ़े हो क्या, है ना। और यहां पर अगर हम बात करें, ये एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा, तीन सिग्मा में sp2, ठीक, ओके। हाँ, क्या सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिलेबस से डिलीट हो गया है? बेटा पढ़ना है, पढ़ना है अब्दुल्ला जी, पढ़ना है। पाई को कंसिडर नहीं करते मुस्कान, बेटा आप पूरे चैप्टर नहीं पढ़ते हो क्या? मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी तो पढ़ाया था ना संकरण, कोई नई चीज तो है नहीं कि जो आप यहाँ पे आप पूछ रहे हो कि पाई बॉन्ड को कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं, वहां भी पढ़ाया था, नहीं करते नहीं करते नहीं करते। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, एलिफेटिक एल्डिहाइड वर्ग के तृतीय सदस्य की संरचना कौन सी है? एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड जो एरोमेटिक ना हो, यहां पे सारे एलिफेटिक दे रखे हैं, इसका तीसरा सदस्य कितने कार्बन का होगा? एल्डिहाइड का तीसरा सदस्य कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन करवा रहा हूं सबसे पहले। हाँ जी, एल्डिहाइड का तीसरा सदस्य कौन सा है? देखो, एलिफेटिक एल्डिहाइड, सिलेबस बता दो आप कैसे कराते हो? सन्नी बता, बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन मत ले। सर एसपी, सर यहाँ पे एसपी संकरण बता रहा था मैं, आपको नहीं याद कर रहा था। सर देखो नाम सुनते ही आ गए, एसपी सर की बात चल रही है, ठीक है, एसपी संकरण था वो, सॉरी सर। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है, ओके। हाँ जी, कि आज केमिस्ट्री क्लास में क्या हो गया, एसपी सर क्यों बोले जा रहे हो सर आप? हाँ, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में देखो आपको तीसरा सदस्य बताना है, तीसरा सदस्य बताना है। तो भाई एल्डिहाइड क्या होता है? ये होता है एल्डिहाइड, जिसमें C डबल बॉन्ड OH समूह होता है, एल्डिहाइड कहलाता है। पहला सदस्य अगर मैं यहां H लगा दूं तो ये पहला सदस्य बन जाएगा। अगर मैं H हटा के इससे कार्बन जोड़ दूं तो दूसरा सदस्य बन जाएगा। और ये कार्बन साथ में तीन हाइड्रोजन लेकर आएगा CH3। तीसरा सदस्य, सर एक कार्बन से और जोड़ दो, ऐसे चेन बना दो दो कार्बन की, तो ये तीसरा सदस्य बन गया। पहला सदस्य एक कार्बन का, दूसरा सदस्य दो कार्बन का, तीसरा सदस्य तीन कार्बन का। हाँ जी, ठीक है, ओके। अब यहां पर एक बंद बना रहा है तो तीन हाइड्रोजन से बनेंगे, ये वाला कार्बन इधर और उधर बंद बना रहा है तो दो H से कंप्लीट हो जाएंगे। तो तीसरा मेंबर कितने कार्बन का हो गया? सिंपल सी बात है ना यार, वो फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, तीन कार्बन का, एक दो तीन, पहला क्लियर हुआ। दूसरा क्यों बोल रहे हो? यहां पर देखो CH3 CH2 CH2, दो CH2 है, CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CHO है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो इसको दूसरा सदस्य, पहला तीसरा सदस्य बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा भाई ये ऐसे देखना, ध्यान से देखना, पूरा पढ़ के आया करो। अगला, ठीक, अगला, निम्न में से किसमें sp संकृत कार्बन उपस्थित है? निम्न में से किसमें sp संकृत कार्बन उपस्थित है, बताओ। सिलेबस बताऊंगा भाई, बताऊंगा, सिद्धि टेंशन मत ले, पहले ही क्वेश्चन करो फिर बताऊंगा। हाँ जी, और आपको खुशी होगी सिलेबस देख करके, है ना, दुख नहीं होगा। बेटा एलिफेटिक नॉर्मल, बिना जो एरोमेटिक ना हो वो बाकी सब एलिफेटिक है, जो एरोमेटिक ना हो वो बाकी सब एरोमेटिक मतलब बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ हो, एल्डिहाइड, ठीक है। हाँ जी, sp किसमें है? देखो हर एक को जूम करो, CH3 ऐसा होता है, COOH ऐसा होता है, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन का संकरण sp2, एकल बंधित का sp3, है ना, CH3, ये CO
ऐसा होता है, और ये CH3। लिखने की आदत डाल लो बढ़िया से। ये एकल बंधित sp3, ये भी एकल बंधित sp3, ये डबल बॉन्डेड sp2। यहां देखो ध्यान से, CH3 एकल बंधित, CH2 एकल बंधित, CN ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहां पे यह कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है? 2 सिग्मा। 2 सिग्मा में संकरण क्या होगा? sp होगा। और यहां जरा देखो ध्यान से, CH2 है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर CH है, फिर यहां पर डबल बॉन्ड CH2 है। एक डबल बॉन्ड बना रहा है। सर ये तो डायरेक्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है ना, लेकिन क्लास में बहुत अलग अलग तरह के बच्चे हैं बेटा, बताना पड़ता है, क्या करो, मजबूरी है। यहाँ पे ये 3 सिग्मा, 3 सिग्मा में sp2, ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है sp2, ये भी एक डबल बॉन्ड बना रहा है sp2 ऐसे ही, और ये भी sp2। पूछ ले ऐसा कौन है जिसमें सारे कार्बन sp2 है? इसमें आ जाएगा। किसमें sp है? ये वाला आ गया। ठीक है, किसमें 2 sp2 कार्बन है, 2 sp3 कार्बन है, एक sp2 कार्बन है, ये आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। ये साइनाइड वाला कार्बन sp कार्बन है। अगला, निम्न में से कौन से यौगिकों के युग्म सजात हैं? कौन से 2 जोड़े एक दूसरे के प्रॉपर सजात हो सकते हैं? बताइए। अरे सब्र करो भैया, सब्र करो। एलिफेटिक एल्डिहाइड बता दो, समझ नहीं आता है, पढ़ाऊंगा अभी, रुक जा थोड़ी देर, सब्र रख ले। नीट की तैयारी कर रहा है, एल्डिहाइड के बारे में नहीं जानता है। निम्न में से कौन से यौगिकों के युग्म सजात है? सजात है। सजातीय श्रेणी जानते हो? वे यौगिक जिनको एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, पहली बात। 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 का डिफरेंस हो, सही बात। जिनके गुण भी सेम सेम होते हो, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं देते हो। ओके, हाँ जी। अब यहां पर सर ये क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई, क्वेश्चन करवा रहा हूं, इनके जवाब दो। हाँ जी, निम्न यौगिकों में कौन से यौगिकों के युग्म सजात है? हाँ, 1 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल ओल 3 कार्बन है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 ओल मतलब पहले नंबर पे OH जोड़ दो, प्रोपेन 2 ओल 1 2 3 कार्बन जिसमें 2 नंबर पे OH लगा हुआ है। जो इसका सूत्र है वही सूत्र इसका है। ये एक दूसरे के सजात कहां हुए? यहां पे देखो ध्यान से, बाकी 3 बंद हाइड्रोजन से बना दो, अंडरस्टूड है। इसमें 2 बंद हाइड्रोजन से बना दो, अंडरस्टूड है। इसके 2 बंद हाइड्रोजन से बना दो। यहाँ पे ये 1 बंद बना रखा है, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पर 3 बंद बना रखे हैं, 1 H लग जाएगा। ये देखो, दोनों सेम ही तो सूत्र वाले हो गए ना भाई। जितने कार्बन इसमें है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर? 8 और 1 ऑक्सीजन। जो इसका सूत्र है वही सूत्र इसका है। दोनों का सूत्र ही एक जैसा है। दोनों में क्या CH2 का अंतर है? नहीं है। क्या दोनों के अणुसूत्र, दोनों के अणुभार में कोई अंतर होगा? नहीं, क्योंकि अणुसूत्र समान है तो अणुभार भी समान ही होगा। ये एक दूसरे के सजात नहीं है। सजात की परिभाषा क्या होती है? जिनके अणुसूत्र समान, जो एक ही जैसे अणुसूत्र वाले हो, सामान्य अणुसूत्र दोनों का सेम हो, लेकिन उनमें 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर हो। ये एक दूसरे के समावयवी, दोनों के अणुसूत्र समान है। ए नहीं होगा बेटा। जिनको एक जैसे सामान्य सूत्र द्वारा दर्शाया जा सके, वे मतलब सजातीय श्रेणी क्या होती है बेटा? जिसके सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा दर्शा सके, एक जैसे सूत्र के द्वारा नहीं। तो 2 पहला वाला नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, इथेनॉल और प्रोपेनेल। इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2 OH, ये इथेनॉल है। प्रोपेनेल CH3 CH2 CHO, एल्डिहाइड। ये एक दूसरे के सजात नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? ये एक एल्कोहल है, ये एक एल्डिहाइड है। क्रियात्मक समूह अलग अलग है। इन दोनों के तो अणुसूत्र भी सेम नहीं होंगे, एक दूसरे से कोई रिश्ता भी नहीं रखते। देखो ध्यान से, इसमें कार्बन कितने? 2, हाइड्रोजन कितने? 6, ऑक्सीजन कितने? ये। अब ये 2 कार्बन है। अगला देखो, ये 3 कार्बन वाला रहा, 3 कार्बन रहे, हाइड्रोजन कितने? 3 2 और 1, ये 6 और 1 ऑक्सीजन।
इससे उसमें एक कार्बन ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। इसमें 6 हाइड्रोजन है, उसमें भी 6 हाइड्रोजन है। डिफरेंस CH2 का होना चाहिए था ना। CH2 का डिफरेंस है, नहीं है। 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 ये एक दूसरे के सजात नहीं हो सकते। हाँ जी, बात क्लियर है? जय शर्मा, बेटा क्यों पढ़ाया है ना, ठीक है। अरे सजातीय श्रेणी मैंने आपको क्या पढ़ाया है? सजातीय श्रेणी क्या होती है? जिनके सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र हो, ठीक है। जैसे मीथेन के बाद इथेन, मीथेन और इथेन एक दूसरे के सजात है। फिर प्रोपेन और ब्यूटेन एक दूसरे के सजात है। मतलब जिनके 2 क्रमागत सदस्य, भाई ये 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, भाई क्रमागत मेंबर हुए, भाई 2 के बाद 3 आता है। 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर आना चाहिए। इनमें CH2 का अंतर कहाँ है? नहीं है, ठीक है। ओके, हाँ जी, ओके, वेरी गुड। ये नहीं हुआ। अब देखो एसिटिक अम्ल और ब्यूटायरिक अम्ल। अच्छा कहाँ गया? एसीटोन और एसिटैल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटैल्डिहाइड। देखो ध्यान से, अब उसको देख लो। किसी को पता ना हो एसीटोन क्या होता है, किसी को पता हो एसीटोन क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। CH3 CO CH3, ये कहलाता है बेटा एसीटोन। और एसिटैल्डिहाइड ये होता है आपका CH3 COH। हम ये आगे पढ़ेंगे, हम ये आगे पढ़ेंगे, है ना। ये होता है आपके पास एसिटैल्डिहाइड, ये होता है एसीटोन। दोनों के सूत्र देखो बेटा। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 6। ऑक्सीजन कितना? 1। उसका अणुसूत्र देखो, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, अणुसूत्र ये है। तो देखो ध्यान से, इसमें 2 कार्बन है। अगर ये मान लेता हूं मैं पहला मेंबर, ये इसमें 2 कार्बन है, अगला सदस्य 3 कार्बन वाला, तो इससे जब इसमें जा रहा हूं तो एक कार्बन बढ़ गया। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र एक जैसा ही होता है। पहली बात यहां पे ध्यान रखो बेटा, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक जैसे सूत्र वाले होते हैं, सामान्य सूत्र दोनों का एक जैसा ही होता है। अभी मैं लिखवाऊंगा, है ना। दोनों का सामान्य सूत्र एक जैसा ही होता है। एल्डिहाइड और कीटोन एक जैसे ही सामान्य सूत्र वाले होते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, उससे इसमें आए, 1 कार्बन बढ़ गया, 4 हाइड्रोजन थे, इसमें 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, CH2 बढ़ गया। क्या CH2 का फर्क है? हाँ या ना? अरे शिवम जी, क्लियर हो गया सबको? सारी बातें समझ में आ गई? यहां देखो 2 कार्बन है, यहां 3 कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है। क्या इससे इसमें गए, क्या इससे इसमें गए, क्या CH2 समूह बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इससे इसमें गए, क्या CH2 समूह बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। इससे इसमें आने पर CH2 समूह बढ़ गया। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के एक जैसे फॉर्मूले होते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसके जस्ट बाद ही बताऊंगा। लेकिन आप यहां पर ये समझ लें कि यार ये जो कंपाउंड है वैसा ही कंपाउंड यहां दिखाई दे रहा है। देखो 2 कार्बन तो 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन तो 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। अणुसूत्र लगभग सेम ही है भाई, जितने कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन है, जितने कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन है। 1 ऑक्सीजन इसमें, 1 ऑक्सीजन उसमें। उससे इस पे आया तो यहां पे CH2 का डिफरेंस आया, ठीक। तो ये वाला एक दूसरे के सजात है, ये दोनों एक दूसरे के सजात है। इसके गुण, इसके गुण, जो अभिक्रिया ये देगा वही अभिक्रिया ये देगा। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन बहुत सारी अभिक्रिया एक जैसी देते हैं, हाँ या ना। तो ये हो गया। अब एसिटिक अम्ल और ब्यूटायरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और ब्यूटायरिक अम्ल। अगर मैं बात करूं एसिटिक अम्ल क्या होता है बेटा? CH3 CH2 COOH, सॉरी, हाँ जी, ठीक है, ओके। यहां पर देखो ध्यान से, एसिटिक अम्ल ये है आपके पास C डबल बॉन्ड OH, और ये है आपके पास ब्यूटायरिक अम्ल CH3 CH2
और ये CH2, ये COOH। हाँ जी, अब यहां पर देखो ध्यान से, इसमें भी कार्बोक्सिलिक समूह है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक समूह है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक समूह है, इसमें भी ये भाई समीर सैफी हिंदी में लिखना, भाई हिंदी में लिख दे बेटा, समीर सैफी हिंदी में लिख दे बेटा। हाँ जी, हिंदी में लिख दे बेटा। क्लियर हो गया? ओके, ध्यान से देख लो इसको। और अभी मैं यहां पर आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा इनको आगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है ना आगे पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत ले, सब चीजें बताऊंगा। ओके, ये है आपके पास अम्ल, ये भी अम्ल है, ठीक है। कौन से युग्म एक दूसरे के सजात है? भाई इसमें भी जो ऐसा है वैसा ही इसमें है। इसमें देखो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन 3 और 1 4, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अणुसूत्र देखो, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, डन। इसमें जाओ, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, 2 5, 2 7 और 1 8 और 2 ऑक्सीजन है। ये अणुसूत्र सेम लगेगा, दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अभी इनके मैं सामान्य सूत्र बताऊंगा सबके, ठीक है। तो अब इसमें इन दोनों में देखो ध्यान से, हमें पूछ रहा है कि कौन से 2 युग्म एक दूसरे के सजात हो सकते हैं। तो इससे इसमें आऊंगा तो भैया 2 कार्बन बढ़ गए, 2 सदस्य बाद वाला ही है यहाँ पे कंपाउंड। इसमें जब मैं 2 CH2 जोड़ूंगा तब ये बनेगा, 1 CH2 जोड़ने पर नहीं बन रहा है यार। ये क्वेश्चन ना ये वाला हो सकता है। रुको, एक मिनट, मैं अपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सही कर लेता हूं, ठीक है। मैं पहली बार ही कर रहा हूं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें जरा देखो ध्यान से यार, कौन से युग्म 2 सजात हो सकते हैं? ये तो एक दूसरे के यहां पर ना, इसका आंसर बेटा 4 ही होएगा, इसका आंसर 4 होएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 4 होएगा। क्योंकि देखो जो क्रियात्मक समूह इसमें वही क्रियात्मक समूह इसमें है। ये जैसे 4th ऑप्शन देखा ना, थोड़ा मेरे को आइडिया लगा कि यार यहाँ पे 4 होना चाहिए। एक बार मैं इसको करेक्ट कर लूंगा, करेक्शन देख लूंगा, इसमें अगर कोई भी चीज ऐसी है जिससे कि हम इसमें लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है, मैं एक बार आपको इसको जरूर क्लियर करवाऊंगा, है ना। यहां पर इसका आंसर आई होप 4 होना चाहिए। इन दोनों को मैंने देखा, डायरेक्ट मैंने आपके सामने क्वेश्चन करवाया, हो सकता है इसका 4 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जरा देखो, अगर मैं तीसरे वाले को देखूं तो एसीटोन CH3 CO CH3 है, ओके, और एसिटाल्डिहाइड क्या है? CH3 CHO है। इसका अणुसूत्र है C3H6O और इसका अणुसूत्र है C2H4O। इधर से इधर जा रहा हूं मैं, CH2 का डिफरेंस पा रहा हूं, अच्छी बात है, गुड है ना। तो इसको देख के हमने इसको सजात बोला। लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन है, इसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, ये दोनों में डिफरेंस है। और अगर मैं 4th वाले कंपाउंड को देखूं बेटा, CH3 CH2 ये एसिटिक समूह, एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3 COOH, ये एसिटिक अम्ल है। और ब्यूटेरिक अम्ल ब्यूटेनोइक अम्ल को कहा जाता है, 4 कार्बन के अम्ल को कहा जाता है, जो कि ऐसा रहा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है। अब इन दोनों के अंदर जरा देखो ध्यान से, यहां पर भी एल्डिहाइड, यहां पे भी कार्बोक्सिलिक समूह है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक समूह है। जो सामान्य सूत्र इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो भी उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसमें जो क्रियात्मक समूह है बेटा, वही क्रियात्मक समूह इसमें है। जो इसका सामान्य सूत्र हो सकता है, एक जनरल व्यापक सूत्र, वही सूत्र उसका भी होता है। जो अभिक्रिया वो देगा वही अभिक्रिया ये देगा। अब इसमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला है ना कि कौन से एक दूसरे के क्रमिक समजात, क्रमिक, जस्ट इसके बाद अगला वाला, जैसे मिथेन के बाद इथेन आता है, तो मिथेन और इथेन सजात है, लेकिन मिथेन और ब्यूटेन भी तो है, क्योंकि दोनों का एक ही सामान्य सूत्र होता है। सोचना, ब्यूटेन और ऑक्टेन भी है, दोनों का एक सामान्य सूत्र होता है।
इस तरीके से प्रोपीन और पेंटीन भी एक दूसरे की सजात है, प्रोपाइन और पेंटाइन भी एक दूसरे की सजात है। तो यहां पे एक थोड़ा सा वो करेक्शन है जो मैं करना चाहता हूं बेटा, कि हाँ इन दोनों के अणु सूत्र में CH2 का जस्ट डिफरेंस आ रहा है, लेकिन क्रियात्मक समूह अलग है। इसमें एल्डिहाइड, इसमें कीटोन है, उसमें एल्डिहाइड है। यहां पर ये COOH, यहां पर भी COOH। क्रियात्मक समूह समान है और दोनों का एक जैसा ही व्यापक सूत्र बनेगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो 2 कार्बन, 2 का दुगना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये अम्ल है। यहां पे जरा देखो ध्यान से, 4 कार्बन का अम्ल है, 4 का दुगना 8 और 2 ऑक्सीजन। तो दोनों का जनरल सूत्र एक जैसा बन रहा है, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन, साथ में 2 ऑक्सीजन, उसमें 2 ऑक्सीजन इसमें। यह दूसरा सदस्य है, ये चौथा सदस्य है। अम्ल 1 कार्बन का भी हो सकता है, फॉर्मिक अम्ल, 2 कार्बन का एसिटिक अम्ल, 3 कार्बन का प्रोपेनोइक अम्ल, 4 कार्बन का ब्यूटेरिक अम्ल। ये दोनों ज्यादा एक्यूरेट आंसर है, तो इसका आंसर बेटा जी 4 होगा। ठीक है, पुराना कॉन्सेप्ट एक बार घुमा देना, उसको मिटा देना। 4th कॉन्सेप्ट, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, 4th इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी मैं सबके बारे में लिखवा दूंगा यहाँ पर, है ना। ओके, 4th इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 4th ऑप्शन जैसे ही मैंने देखा ना कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो सकता है इसमें। हाँ जी, 4th इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन रहा, किसके किसके क्या क्या सामान्य सूत्र होते हैं, इसको अभी हम करेंगे। तो अब जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ा उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और पिछली क्लास में हमने कितना देख लिया था, एक बार मैं फटाफट से आपको क्विक रिवाइज करवाना चाहूंगा। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि भैया क्या क्या डिग्रियां होती है, अलग अलग डिग्रियों के बारे में देखा। कार्बन की डिग्री, हाइड्रोजन की डिग्री, एल्कोहल की डिग्री, एल्किल हैलाइड की डिग्री, फिर इधर से एमीन की डिग्री, एमाइड की डिग्री, वो डिग्रियां हमने देखी। फिर सजातीय श्रेणी देखा। सजातीय श्रेणियां एक ही श्रेणी जिनके सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र से दर्शा सके, ऐसी श्रेणी जिसके सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र से दर्शा सके, वो हमने देख लिया। 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 का डिफरेंस रहेगा, अणुभार में 14 इकाई का डिफरेंस रहेगा, और जिनके भौतिक गुण अलग अलग होंगे लेकिन रासायनिक गुण समान होंगे। एल्डिहाइड और कीटोन, एक जगह ध्यान आता होगा, किसी ने अगर पढ़ा होगा, टोलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता, ध्यान रखना। ओके, तो अब सजातीय श्रेणियों के उदाहरण, हेडिंग डाल लो बेटा, सजातीय श्रेणियों के उदाहरण, सजातीय श्रेणियों के उदाहरण, सजातीय श्रेणियों के उदाहरण। ठीक है, सजातीय श्रेणियों के उदाहरण, सजातीय श्रेणियों के उदाहरण। ओके, तो कौन कौन सी सजातीय श्रेणियां संभव हो सकती है, सजातीय श्रेणियों के उदाहरण। यहां पर अगर हम बात करें एल्केन, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया, जितने कार्बन उसके दुगने से 2 ज्यादा अगर हाइड्रोजन हो। एल्केन में सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब एक दूसरे के सजात है, सेम, सबके बीच में सेम बॉन्डिंग है, कोई डिफरेंट बॉन्डिंग नहीं है। ओके, फिर दूसरा आता है आपके पास एल्कीन। एल्कीन के अंदर अगर हम देखें तो जितने कार्बन है उसके जस्ट दुगने हाइड्रोजन होते हैं। कोई भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है कि क्या क्या चीजें हैं जो यहां पर हमें देखनी है। हर बार सूत्र ही नहीं देखना है, उसकी संरचना को भी देखना है। ओके, अभी यहां पर मैं आपको 2 एक बढ़िया से क्वेश्चन करवाऊंगा जो यहां पर आए मेरे दिमाग में। जैसे कि देखो उदाहरण, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने यहां पे 2 कंपाउंड बोल दिए कि जैसे कि प्रोपीन है, एवं मैंने बोल दिया प्रोपीन है, और सपोज कीजिए मैंने बोल दिया यहां पर पेंटीन, क्या एक दूसरे की सजात है? प्रोपीन और पेंटीन क्या एक दूसरे की सजात है?
तो हम देखेंगे कि प्रोपीन का सूत्र क्या होता है सर, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। पेंटीन का सूत्र सर, पेंट मतलब 5, इन मतलब एल्कीन है, तो एल्कीन जिसमें जितने कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन हो, तो 5 का दुगना 10। दोनों का एक जैसा ही सामान्य सूत्र है और हमें इनके बारे में बखूबी पता है। हर एक बच्चा जानता है कि प्रोपीन, फिर ब्यूटीन और पेंटीन एक ही परिवार से बिलोंग करती है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हम बोल सकते हैं यार ये एक दूसरे के सजात हैं, डेफिनेटली है। ये पहला उदाहरण। लेकिन अगर मैंने बच्चों उदाहरण में थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, मैंने प्रोपीन न लिख करके ऐसा दे दिया साइक्लोप्रोपेन, समझना जरा, एवं पेंटीन, पेंटीन, क्या ये दोनों एक दूसरे के सजात हैं? अब आप वापस से देखोगे तो यार 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक डेप्थ में चीज समझना, इसमें भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। हर एक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहां पे इस कार्बन ने 2 बंध बना रखे हैं पड़ोसियों के साथ, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन ने 2 बंध बना रखे हैं पड़ोसी कार्बन के साथ, यहां पर 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन ने भी 2 बंध बना रखे हैं पड़ोसियों के साथ, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है। C3H6 आइला, वहां पे भी सूत्र C3H6 है, यहां पे भी सूत्र C3H6 है, लेकिन बॉन्डिंग बदल गई। यहां पर सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। यहां पर पेंटीन हम जानते ही 5 कार्बन वाली, जिसमें किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, यहां पर ये C5H10, ये दोनों एक दूसरे के सजात नहीं होंगे, ये एक दूसरे के सजात नहीं है भाई, ये एक दूसरे के सजात नहीं है। देख लो, इस बात को समझ लेना कि उनकी संरचना भी सेम होनी चाहिए, संरचना में भी सेम ही फंक्शनल ग्रुप रिपीट होना चाहिए। ये चक्रीय संरचना है, सिंगल बॉन्डेड, वहां पर पेंटीन में डबल बॉन्ड आएगा, खुली श्रृंखला होती है। समझ में आया ये वाला बात? ये वाली बात समझ में आई बेटा कि सजातीय श्रेणी तो बात ठीक है, समझ में आई हमको, लेकिन अणु सूत्र बहुत सारे यौगिकों के सेम हो सकते हैं या एक जनरल वे को फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा उसको जूम करके भी देखना पड़ेगा, अणु को खोल के देखना पड़ेगा, अरे इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं। ठीक है, तो यहां तो सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है और पेंटीन में क्या है, कोई 2 कार्बन ऐसे होंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, खुली श्रृंखला होगी, दोनों के गुण कैसे सेम हो सकते हैं? समझ में आया? ओके, तो सजातीय श्रेणियों के अंदर एल्केन तो सारे ऐसे होंगे और किसी का सूत्र ऐसे से मैच नहीं करता बेटा। एल्कीन और साइक्लो एल्केन दोनों के सूत्र एक जैसे होते हैं। ठीक, ये हमने देख लिया एल्कीन। अब अगला देखो यहां पर 3rd एल्काइन, 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 एल्काइन का सूत्र क्या होता है, जितने कार्बन उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन होते हैं वो आ जाएंगे इसमें। सारे के सारे कोई भी एल्काइन उठा के देख लो, सब इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं एल्कोहल्स, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। अब इनका सामान्य सूत्र भी हम बनाएंगे। पहली बात, एल्कोहल में क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH। सबको पता है कि यार एल्कोहल ROH होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब अलग अलग उदाहरण लेके देखते हैं और इसका सामान्य सूत्र बनाएंगे। यहाँ पे इसका सामान्य सूत्र क्या बनेगा, व्यापक सूत्र क्या बनेगा? हाँ जी, यहाँ पे मैं इसका व्यापक सूत्र लिखाऊंगा बेटा। पहले उदाहरण बता देता हूं। देखो, CH3OH, 1 कार्बन का एल्कोहल, मैंने OH से CH3 समूह जोड़ दिया। फिर सपोज करो मैं 2 कार्बन का एल्कोहल बनाना चाहता हूं, मैं 2 कार्बन का एल्कोहल बनाना चाहता हूं। यहां पे मैं रटवाने के बजाय आपको समझाना चाहता हूं कि वो सूत्र कैसे आया। 2 कार्बन का एल्कोहल बनाना चाहता हूं। अब 2 कार्बन के एल्कोहल में इस पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इस पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, कोने वाला ने एक बंध बना रखा है इसलिए।
ये वाला एक ही बंद बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन इस पे लग गए। ये बीच वाला अगल बगल में 2 बंद बना रखा है तो 2 हाइड्रोजन इस पे लगेंगे ना, कॉमन सेंस की बात है सिर्फ। अगला एक उदाहरण और देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 3 कार्बन का एल्कोहल में बनाना चाहूं तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। क्या मामला क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, तीनों में क्या सिमिलरिटी है। इसका अणुसूत्र देखो, 1 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, 1 ऑक्सीजन, ये इसका सूत्र आया। इसका सूत्र देखो सर, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 3 और 2 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन। इसका सूत्र देखो, 3 कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 2 7 और 1 8 और 1 ऑक्सीजन। तो आप एक सिमिलरिटी देख रहे हो, जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 ज्यादा, 2 का दुगना 4, 4 और 2 6, 3 का दुगना 6, 6 और 2 8 और 1 ऑक्सीजन आ रहा है। एल्कोहल में एक ही ऑक्सीजन रहेगा तो सामान्य सूत्र बन गया ना, जितने कार्बन उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे, 1 ऑक्सीजन रहेगा, एल्कोहल होगा और क्रियात्मक समूह OH 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 पाएगा। समझ में आया ये वाली बात? डायरेक्ट भी लिखा सकता था, लेकिन पहले एग्जाम्पल देखो, इन एग्जाम्पल से फील करो कि क्या यही इसका सामान्य सूत्र होगा। हाँ जी, यही होगा। ठीक है, क्लियर है, डन। अब इसी तरीके से ये एल्कोहल का हुआ। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर एल्केनेल या जिनको हम एल्डिहाइड भी बोलते हैं, इसको भी देख लो, एल्डिहाइड। अगर मैं बात करूं यहां पर एल्डिहाइडों का सामान्य सूत्र, इनका जैसे कि देखो, एल्डिहाइड क्या होता है, जिसमें CHO समूह पाया जाता है, CHO समूह पाया जाता है। इनका जो सामान्य सूत्र है बेटा, सामान्य सूत्र है, वो सामान्य सूत्र ये होता है, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। वो आएंगे सारे के सारे एल्डिहाइड के अंदर। अब कुछ इसमें कीटोन भी होते हैं। अब मैं कीटोन को क्यों नहीं रख रहा हूं? कीटोन को मैं इसलिए नहीं रख रहा हूं, कीटोन और एल्डिहाइड एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, सजात नहीं कहलाते हैं। उनको समावयवी कहा जाता है कि वे 2 एल्डिहाइड और कीटोन जिनके अणुसूत्र समान हो, उनको समावयवी कहा जाता है। वो अलग सीन है, उसको अभी हमें यहाँ पे नहीं लाना है। अभी बस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसकी कौन कौन सी सजातीय श्रेणियां हो सकती है। एल्केन में सारे के सारे एल्केन, एल्कीन में सारी की सारी एल्कीन, एल्काइन में सारी की सारी क्या एल्काइन। और अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, सारे के सारे एक जैसे एल्कोहल जो सेम फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से एल्डिहाइड, वे एल्डिहाइड जो एक ही जैसे फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, वे एल्डिहाइड। कीटोन इसमें मैंने शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया, ये हो गया। इन सबका फॉर्मूला इसी के जैसे आएगा। जैसे कि आप उदाहरण लेके देख सकते हो, CHO समूह है, यहां पे R कोई भी लगा सकते हो, हाइड्रोजन लगा सकते हो, कार्बन लगा सकते हो, कितने भी कार्बन आप जोड़ सकते हो। अब जैसे कि मैंने मान लो HCHO देखा, ये पहला सदस्य है इसका, HCHO पहला सदस्य, कितने कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने जस्ट दुगने और 1 ऑक्सीजन, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे, CH2O। ये बन गया बेटा, सिंपल चीज है। यहां पे अब सपोज करो मैंने 1 कार्बन बढ़ा दिया, तो देखो कार्बन कितने हो गए 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और 1 4 और 1 ऑक्सीजन, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। एक उदाहरण और ले लो, CH3 CH2 CHO। हाँ जी, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 6 और 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सबका एक जैसा फॉर्मूला है। हाँ है, तो ये सब एक दूसरे के सजात हैं, एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं, इनका ब्लड रिलेशन सेम ही है। हाँ या ना, ये सब एक दूसरे के कजन्स हैं, क्योंकि सबका एक जैसा जनरल फॉर्मूला है और
क्रियात्मक समूह भी समान है और दो क्रमागत सदस्यों में इससे उससे जाऊं फिर इससे उसमें जाऊं, CH2 का डिफरेंस भी आ रहा है। तो एक बात यहां पर हम एक और समझे, पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे अब हम आराम से तसल्ली से। हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया। अब अगला कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगला कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। हाँ जी, 6th कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको भी मैं लिखवा देता हूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एक COOH समूह हो, किसी भी एल्किल समूह से यहां पे क्या जुड़ रहा हो, COOH समूह जुड़ रहा हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनका जो सामान्य सूत्र होता है बेटा, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, ये होता है, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये सब कार्बोक्सिलिक अम्ल ही रहेंगे, ठीक है। सामान्य सूत्र ऐसा होता है। अब जरूरी नहीं है ये सामान्य सूत्र सिर्फ इसी का हो, एस्टर का भी होता है, जो हम समावयवता में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, सिंपल सी चीजें बताना चाहता हूँ जो आपको समझ में आ जाए एक ही बारे में, कि यार एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, एल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड का, फिर अम्लों का, अम्ल, ये सब अपनी अपनी श्रेणियां बनाते हैं, सजातीय श्रेणियां। इसमें देखो ध्यान से, अगर मैं इसका पहला सदस्य लिखना चाहूं, यहां H लगा दूंगा, एक कार्बन का अम्ल बन जाएगा, एक कार्बन जोड़ दूंगा, 2 कार्बन का बन जाएगा, साइड में 2 कार्बन जोड़ दूंगा, 3 कार्बन का अम्ल बन जाएगा। सबका यही फॉर्मूला आएगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर उदाहरण लिखना चाहूं, H लगा दिया, HCOOH, तो एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन 2, तो जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। दूसरा सदस्य CH3 लगा दिया, अगला मेंबर बन जाएगा, तो कितने कार्बन, 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4, 2 ऑक्सीजन। चेक कर लो, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, एक ही है, एक ही है। अगला सदस्य देख लो, एक और बीच में CH2 बढ़ा दो, ये बढ़ा दिया, अगला सदस्य आ गया बेटा। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 कार्बन, हाँ जी, हाइड्रोजन कितने, 3, 2 5 और 1 6 और 2 ऑक्सीजन। सबका एक जैसा सामान्य सूत्र बन रहा है। इससे इसमें आओगे CH2 बढ़ेगा, फिर इससे इसमें आओगे CH2 बढ़ेगा, ठीक है, ओके। तो इनका सामान्य सूत्र सेम है। एक नोट डाल लो बस, जो कि इन सारी चीजों को, सारी दुविधाओं को खत्म कर देगा। ये लिखने के बाद एक नोट डाल लो जो इन सारी दुविधाओं को खत्म कर देगा, ओके। वो क्या है अभी मैं लिखवाता हूं, इसको नोट कर लो। हाँ जी, ये नोट कर लिया। एक नोट लिख ले बेटा, नोट सिर्फ इतना लिख लें कि एक सजातीय श्रेणी में क्रियात्मक समूह समान रहता है, बस ये ध्यान रख लें, ठीक है। एक सजातीय, वो फिर समावयवता में चला जाता है। एक सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में क्रियात्मक समूह भी समान रहता है, क्रियात्मक समूह भी समान रहता है, समान रहता है। ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लें, ये सारी बातें क्लियर कर देगी। अब क्रियात्मक समूह समान रहता है मतलब 2 सदस्य हैं, दोनों एल्कोहल होने चाहिए, 2 एल्डिहाइड है, दोनों के दोनों एल्डिहाइड होने चाहिए, 2 अम्ल है, दोनों के दोनों अम्ल होने चाहिए, 2 एस्टर है, दोनों के दोनों एस्टर होने चाहिए, 2 साइनाइड है, दोनों के दोनों साइनाइड होने चाहिए। सारी बातें क्लियर इस लाइन से, हाँ जी, ओके, ठीक है। फिर हम उनको सजात बोल सकते हैं, हाँ, और एक जैसे जनरल फॉर्मूले भी होने चाहिए, ओके। अब इस क्वेश्चन को आप यहां पे ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। निम्न में से किस सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र मैच नहीं कर रहा है, सही नहीं है,
तो अब यहां पे आप गौर करिएगा। अच्छा, पहला वाला कंपाउंड यार ये फिर आ गया एल। अच्छा ठीक है, सही है, एल्काइन का सामान्य सूत्र यही होता है, जितने कार्बन उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन हो। बिल्कुल सही है। एल्केनोल, एल्कोहल कैटेगरी से बिलोंग करने वाला कंपाउंड, जितने कार्बन उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये भी सही है। एल्केनेल बेटा एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन होने चाहिए थे, 1 ऑक्सीजन होना चाहिए था। ये CnH2n +1 नहीं होना चाहिए था, ये गलत है मामला। कार्बोक्सिलिक अम्ल, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो यहां पर ये चीज क्लियर कर लो। अब ये वाला क्वेश्चन अब खत्म हो गया, ठीक है। ओके, निम्न में से कौन से यौगिकों के युग्म सजात हैं जिनमें क्रियात्मक समूह समान है, एक जैसा जनरल फॉर्मूला है, वो एक दूसरे के सजात हैं। यहां पर इसमें कीटोन है, इसमें एल्डिहाइड समूह है, ये एक दूसरे के सजात नहीं है, वहीं पे मना कर देंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि यहां पर ये अगला वाला ऑप्शन ऐसा मिला जिसने थोड़ा कुछ सोचने में मजबूर किया, तो फिर अपने वहां पे एक पॉइंट बना लिया, नोट डाल के लिख लिया उसको कि अगर कहीं पर कोई भी 2 यौगिक ऐसे हैं जिनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग है, फिर वो सजात हो ही नहीं सकते। हाँ जी, ये बाकी 2 है ही नहीं। ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन बन गया, ये सजातीय श्रेणी वाले पॉइंट क्लियर हो गए, ये पॉइंट क्लियर हो गया, और ये ध्यान से देख लोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी बेटा। तो ये था जो हमने देखा और उसको क्लियर कर लिया। ओके, कभी कभी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको कुछ और पॉइंट समझने पे मजबूर करेगा, वो हमने यहां पे कर लिया। अब इसके बाद आने वाले टॉपिक से एल्किल समूह, एल्किनिल समूह या एल्काइनिल समूह क्या होता है, किस तरीके से उनको समझ सकते हैं, उन सारी बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार आप मुझे बता दो कि यार ये चीज क्लियर हो गई आप सबकी? हाँ जी, एक बार बेटा ये बता दो, समझ में आ गया ये वाला? एक बार अब ये क्लियर हो गया? अरे पहले वाला नहीं हो सकता बेटा, 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल वो एक दूसरे के समावयवी हैं बेटा। ये 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल एक दूसरे के समावयवी है, ठीक है। वो समावयवी है, वो समावयवी एक दूसरे के, क्लियर है। ये 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सिंबल है, बिल्कुल बेटा। जिनके 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। 2 क्रमागत सदस्यों में इनमें CH2 का डिफरेंस है, लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग हो गया ना बेटा, क्रियात्मक समूह अलग अलग हो गया। सर इस तरह से तो C भी राइट है बेटा, C राइट नहीं होगा, क्योंकि C में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया। जो बच्चे ड्रॉपर है उन्होंने ये पढ़ा होगा कि टोलेन परीक्षण, फेहलिंग परीक्षण, एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है, दोनों के गुण वहां पर कुछ जगहों पर डिफरेंट होते हैं। हाँ जी, क्लियर है। सिलेबस, अब सिलेबस बता देता हूं, ठीक है। हाँ जी, मेन रिएक्टिव ग्रुप सेम होना चाहिए, बिल्कुल। अब यहां पर हाँ जी भाई, नीट 2024 का थोड़ा सा सिलेबस आप समझ लो। नीट 2024 का बेटा जो सिलेबस है वो एज पर न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आपको अब पुरानी एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है उनको नहीं पढ़ना है। पढ़ने का मतलब कौन कौन से चैप्टर हटे, यहां पे मैं हटाए हुए चैप्टर्स देख रहा हूं। अब देखो 12th का ठोस अवस्था निपट गया, ठोस अवस्था वाला नहीं देखना है, ठीक है। पृष्ठ रसायन नहीं देखना है, ये हट चुका है। फिर इसके बाद धातु कर्म नहीं देखना है, 12th का, ये हट चुका है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें D&F ब्लॉक देखना है, इधर से आपके पास उपसह संयोजक यौगिक देखना है। बहुलक ये निपट गया, बहुलक ये हटा दिया इन्होंने।
दैनिक जीवन में रसायन, ये बहुत गंदा चैप्टर था। दैनिक जीवन में रसायन, ये रटने वाला चैप्टर था, ये हटा दिया, अच्छा किया। हाँ बेटा अपना चैप्टर आराम से कवर हो जाएगा, टेंशन मत ले। ये हट गया, पी ब्लॉक रखा है, पी ब्लॉक रखा है, ठीक है। ये जो 12th के चैप्टर्स हैं, 12th के हटाए गए चैप्टर, 12th के वो चैप्टर है जो हटाए हैं। अरे डी&एफ ब्लॉक रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे कोऑर्डिनेशन समझोगे तुम। हाँ जी, ठोस अवस्था, पृष्ठ रसायन, धातु कर्म, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन, ये चैप्टर इन्होंने हटा दिए हैं, ठीक है। और 11th में से क्या हटाया है? 11th की मैं बात करूं तो गैसीय अवस्था वाला चैप्टर हटा दिया, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे तो सही। गैसीय अवस्था, क्योंकि इसमें आदर्श गैस समीकरण पढ़ोगे, थोड़ा सा तो आइडिया लगेगा ही सही आदर्श गैस समीकरण के बारे में। ऐड कुछ नहीं हुआ, केमिस्ट्री में कुछ ऐड नहीं हुआ बेटा, केमिस्ट्री में कुछ ऐड नहीं हुआ। अविनाश पाल बिल्कुल हो सकता है बेटा, ठीक है, अविनाश पाल हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन अविनाश अभी मैं उसके बारे में यहाँ ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, वरना जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, ठीक है, इसलिए मैं उसको हटा ही दिया है ना। आगे देख लेंगे गैसीय अवस्था। दूसरा हाइड्रोजन, फिर थर्ड वाला कौन सा? आपके एस ब्लॉक ये, और फिर यहां पर डी आपका पर्यावरणीय रसायन, पर्यावरणीय रसायन। हाँ जी, ये चैप्टर्स इन्होंने हटा दिए हैं, ये चैप्टर्स पूरे हटा दिए हैं, ये चैप्टर्स पूरे हटा दिए हैं। एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री बेटा, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री ये वो है जो नहीं पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये नए आपके एनएमसी ने सिलेबस डिसाइड कर दिया है। पहले तो अपन ये सोच रहे थे कि एनएमसी ने डिसाइड नहीं किया तो नहीं पढ़ेंगे, अब तो ये हटा ही दिया है उन्होंने, तो इन पर अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हाँ, उन्होंने पी ब्लॉक को जरूर डाला है, जो न्यू एनसीईआरटी में से हटा दिया गया है। पी ब्लॉक 13वें नंबर से 18वां ग्रुप, इसके बारे में उन्होंने क्या बोला है कि भाई हम पी ब्लॉक वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, भले आपके एनसीईआरटी में से हटा दिया गया है, तो इसमें मैं आपको अच्छे से पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा। हाँ जी, तो इतने चैप्टर्स आपके हटा दिए हैं बेटा। पी ब्लॉक नई एनसीईआरटी में से हट गया, लेकिन ये पूछेंगे, इन्होंने बोला है कि हम पूछेंगे, और पूछेंगे कुछ नहीं, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि ऊपर से नीचे चलने पे क्या होता है, बाएं से दाएं चलने पे क्या होता है, ये पूछेंगे, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, बताऊंगा सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मुझे भी लगा था कि यार कुछ चैप्टर हट गए, लेकिन बढ़िया बढ़िया चैप्टर थे, लेकिन हटा ही दिए। अब धातु कर्म तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं तकनीकें। हाँ जी, तो अब देखो ध्यान से, अपने टोटल कितने चैप्टर हट चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर इन्होंने हटा दिए हैं। पी ब्लॉक 10 चैप्टर हटा दिए, लेकिन पी ब्लॉक हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। 9 चैप्टर्स इन्होंने कम कर दिए हैं, 9 चैप्टर्स इन्होंने कम कर दिए हैं, ओके। हाँ जी, अब पेपर टफ बनेगा, पेपर टफ बनेगा। टफ क्यों बनेगा बेटा? क्योंकि क्वेश्चन तो तब भी 50 ही आने हैं, 9 चैप्टर कम कर दिए, तो अब जो बचे हुए 20-21 चैप्टर है उन्हीं में से पूछा जाएगा सब। 20-21 चैप्टर है, उन्हीं में से सब पूछा जाएगा, है ना। 20-21 चैप्टर बचे, उन्हीं में से पूछा जाएगा, ओके। तो थोड़ा सा टफ पेपर बनेगा। जहां पहले डी ब्लॉक में से 2 क्वेश्चन आ रहे थे, हो सकता है इस बार 3 आए। जहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से 2 क्वेश्चन आ रहे थे, हो सकता है 3 आए। जहां विलियन वाले चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आ रहा था, हो सकता है 2-3 आ जाए। पी ब्लॉक अपन पढ़ेंगे बेटा, बाद में पढ़ेंगे नूर, ठीक है, क्योंकि उसमें अपन को ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें जो मैं बताऊंगा वो समझना है।
तो अब देखो ध्यान से, वापस से अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, हर एक बात को अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। जस्ट मैं भी पानी पी के आ रहा हूं, ठीक है, जस्ट पानी पी के आ रहा हूं मैं, क्योंकि इससे पहले भी एक सेशन रिकॉर्ड किया, फिर उससे पहले बिजी था तो थोड़ा गला सूख रहा है, बस इसको आप नोट कर लो। अभी जस्ट अपन पानी पी के स्टार्ट करते हैं, फिर आएगा प्रोग्राम। अरे सॉरी सॉरी, हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो 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 मत, फोन काट दे भाई, फोन काट दे, आवाज आ रही है। हाँ जी, हेलो, कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नामकरण। हाँ जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है अब। ओके, तो अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नामकरण। ये सारी बातें हमने देख ली, अच्छे से कवर कर दी। अब हेडिंग डाल लो, कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नामकरण, बेटा ये पूरा का पूरा एक याद करने वाला टॉपिक है। मैं फिर बोल देता हूं, ये पूरा का पूरा एक याद करने वाला टॉपिक है, जिसमें आपको सामान्य नाम में बताऊंगा जो आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है, तो मैं यही बोलूंगा, इनको बार बार लिख लिख करके, प्रैक्टिस कर करके अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एक बार ये क्लियर हो गया तो फिर आपकी ऑर्गेनिक ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगी। जैसे कि क्लास में पवन है, लेकिन घर पे इसका नाम कुछ और हो, ठीक है, यहां पर इस एक कोई बच्चा है जिसका नाम सुनील है, घर पे उसका नाम कुछ और हो। तो उसी तरीके से आईयूपीएससी में इनके नाम अलग होते हैं, लेकिन इनके कुछ सामान्य नाम भी होते हैं। वो सामान्य नाम हमें याद करने हैं। अभी स्टार्टिंग में कम ही लिखवाऊंगा, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको कुछ और सामान्य नाम इसमें देखने को मिलेंगे। तो प्लीज उनको जरूर याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। वो याद रहेगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगेगी, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जिसमें आईयूपीएससी के बजाय वो सामान्य नाम से क्वेश्चन देते हैं कि क्यूमीन की अभिक्रिया जब इस कंपाउंड से करवाई जाती है। अब क्यूमीन क्या होता है नहीं पता। क्रोटोन एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब इस कंपाउंड से करवाई जाती है तो ये बनता है। अब क्रोटोन एल्डिहाइड क्या होता है जब तक पढ़ाई नहीं है तो प्लीज याद जरूर कर लेना अच्छे से, वरना सारी मेहनत बर्बाद। अभी तो हम सबसे पहले यहां पे बात करेंगे एल्केन का सामान्य नामकरण। एल्केन का सामान्य नामकरण, हाँ जी, एल्केन का सामान्य नामकरण। तो जरा देखो ध्यान से, सिंपल सी बातें करूंगा, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, सिंपल है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है।
तीन तरह के एल्केन होते हैं बेटा। एक होता है एन एल्केन, एन एल्केन, एन एल्केन जिसमें सारे कार्बन सीधी रेखा में हो, ठीक है, जिसमें सभी कार्बन एटम्स एक सीधी श्रृंखला में हो, श्रृंखला में हो, जिसमें सारे कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हो। ओके, उसको बोलते हैं अपन एन एल्केन, एन एल्केन। और थोड़ा सा आपको यहां पर चीजों को समझना है। देखो, एक कार्बन को तो कैसे ही जोड़ो, दो कार्बन हमेशा सीधे ही जुड़ेंगे, तीन कार्बन भी अगर मैंने इसके ऐसे लगा दिया, अब इसको ऐसे लिख या ऐसे लिख, बात तो एक ही है। इसको पकड़ के सीधा कर दो, तीन कार्बन बन जाएगा। चार कार्बन वाला, चार कार्बन को सीधे भी जोड़ सकते हैं, चार में से एक कार्बन को आप तीन कार्बन सीधे लगा दो, एक को नंबर 2 पे लगा दो, तो ये श्रृंखला डिफरेंट हो गई बेटा। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन तक तो सीधे ही जुड़ते हैं, लेकिन चार के बाद सीधे भी जोड़ सकते हो, एक कार्बन को हटा करके बीच में किसी कार्बन पे भी फिट कर सकते हो। तो एन एल्केन की कम से कम 4 कार्बन की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 2 3, ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4 कार्बन ये बना दिए, तो इसका नाम क्या बनेगा कि पहली बात तो एल्केन है क्योंकि सारे के सारे कार्बन एक श्रृंखला के रूप में, 1 2 3 सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। अगर 5 कार्बन की बना दूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास एन पेंटेन, 6 कार्बन की बना दूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास एन हेक्सेन। सो आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कोई बड़ी बात मैंने नहीं बोली है। अगर यहां पर ये 7 कार्बन की हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपके पास एन हेप्टेन। ओके, 1 2 3 4 5 6 हेक्स, सबके बीच में एकल बंद है, एन हेक्सेन। हमने आईयूपीएसी नामकरण नहीं किया है, सामान्य नामकरण, सारे कार्बन सीधे सीधे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए हेप्ट आ जाएगा, तो एन एल्केन हो गया। अब दूसरा होता है बेटा आइसो, एल्केन के नाम है ये, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास आइसो एल्केन। वह एल्केन जिसमें आइसो समूह उपस्थित हो, सामान्य नाम, वह एल्केन जिसमें आइसो समूह उपस्थित हो। जो पढ़े हुए बहुत बढ़िया बात है, और जो नहीं पढ़े हुए लिख लो, वह एल्केन जिसमें आइसो समूह, आइसो समूह। अब आइसो समूह क्या होता है? जैसे हमने हेलोजन समूह देखा, कार्बोक्सिलिक समूह देखा, एल्कोहल समूह देखा, वैसे ही आइसो समूह होता है। आइसो समूह होता है रसगुल्लों CH3 CH CH3, और इस कार्बन की संयोजकता मुक्त होती है। ये होता है आइसो समूह। CH जिससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, CH जिससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, वो कहलाता है आइसो। अब इससे तुम कार्बन जोड़ दो, अलग अलग एल्केन बनते जाएंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, वह एल्केन जिसमें आइसो समूह उपस्थित हो। उदाहरण CH3 CH CH3, इस समूह से अगर मैं एक कार्बन जोड़ दूं तो टोटल कितने कार्बन हो गए? ओवरऑल 4। क्या आइसो समूह है? हाँ है, आइसो एल्केन, आइसो एल्केन, आइसो, टोटल कार्बन 4, ब्यूट, आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। रटने की बजाय समझने की कोशिश करना।
अगर मान लो इससे 2 कार्बन जोड़ दूं तो आइसो, टोटल कार्बन 5, पेंटेन। ये तो आपने 10th में ही पढ़ा होगा यार, ठीक है। आइसो पेंटेन, आइसो हेक्सेन देख लो, टोटल 6 कार्बन का बनाऊंगा, 3 हो गए, 4, 5 और 6, ये हो गया आइसो हेक्सेन। अगर मैं हेप्ट का बताना चाहूं तो 7 कार्बन लगा दूंगा आइसो समूह से। आइसो समूह है एक तरफ, टोटल कार्बन देख लो, ये आइसो समूह है ना, टोटल कार्बन 7, आइसो हेप्टेन। लेकिन 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 अगला वाला आइसो ऑक्टेन, जो आप समझ रहे हैं ना, आइसो ऑक्टेन। ये इतने उदाहरण बेटा इसी के लिए लिखवाए मैंने, आइसो ऑक्टेन। अब हम सोच रहे हैं कि आइसो ऑक्टेन में CH3 CH CH3 समूह हो, टोटल 8 कार्बन हो। आइसो ऑक्टेन हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, 3 कार्बन इधर, 5 इधर लगा दो, CH2 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 फिर CH3। इसमें देखो टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन ये होना चाहिए आइसोऑक्टेन। लेकिन बेटा एक्सपेरिमेंटली इसकी संरचना इससे मैच हुई नहीं, क्योंकि हम जो संरचनाएं देखते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए पहचानते हैं। कोई भी अणु की संरचना कैसी है वो ऐसे ही हवा में नहीं बनाई जाती है। उन संरचनाओं को बनाने के लिए, उनके बारे में ये पता लगाने के लिए कि कहां पर कार्बन डबल बॉन्डेड है, कहां सिंगल बॉन्डेड है, कहां OH समूह जुड़ा हुआ है, ये सब डिसाइड करने के लिए केमिस्ट्री में एक पार्ट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप इन फ्यूचर केमिस्ट्री में जाकर के थोड़ा और रिसर्च करते हो, पढ़ते हो, तो वहां पे आपको पढ़ाया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो यह आपका आइसोऑक्टेन नहीं होता है, ध्यान रखें। तो सर आइसोऑक्टेन क्यों, क्या होता है ना? आइसोऑक्टेन की संरचना ये नहीं होती है, तो क्या होती है मैं बताता हूं, ठीक है। आइसोऑक्टेन की संरचना क्या होती है, तो ये वाला काट देना। अब आइसोऑक्टेन की सही संरचना देखो, आइसोऑक्टेन की सही संरचना बस ये देख लो। देखो आइसोऑक्टेन कैसा होता है, जिसमें आइसो समूह दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है, दिखेगा लेकिन बहुत ही रेयर। एक तरफ ये समूह जोड़ो, 4 कार्बन तो ऐसे देखो, ये कार्बन जिससे 3 CH3 जुड़े हुए, और फिर यहां पर CH2, फिर यहां पे लगा दो आप CH3 CH3, ये समूह, ये कहलाता है आपका आइसोऑक्टेन। अब जिन्होंने पढ़ रखा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, दोनों को मैं यहां पे समझाता हूं बेटा। अभी आगे चल करके हम एल्किल समूह पढ़ेंगे, एल्किल समूह, एथिल मेथिल प्रोपिल, ये सब पढ़ेंगे। तो यह जो समूह है ना, यहां से लेकर के यहां तक का, इधर भी 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला एल्किल समूह कहलाता है ब्यूटिल। भाई एथ मेथ प्रोप ब्यूट आता है, 4 कार्बन वाला कहलाता है ब्यूटिल, सुना होगा आपने। लेकिन ये ऐसा ब्यूटिल है जिसमें ये कार्बन 3 डिग्री है, इसको कहा जाता है तृतीयक ब्यूटिल। और इधर देखो, इधर भी इस कार्बन की संयोजकता मुक्त है, तो ये भी एक एल्किल समूह है, जो भी 4 कार्बन का, 1 2 3 4, जिसमें आइसो ग्रुप है, ये है आइसो ब्यूटिल। तो आइसोऑक्टेन ऐसा है जिसमें एक तरफ तो आइसो ब्यूटिल दिखता है,
एक तरफ आपको तृतीयक ब्यूटिल दिखता है, दोनों को आपस में जोड़ दो, आपका आइसोक्टेन बन जाता है। इसकी संरचना ऐसी होती है बेटा, तो आप इसको जरूर ध्यान रखना। बाकी चीजें आप याद रखो ना रखो, बस आप ये ध्यान रखना कि आइसोक्टेन ऐसा होता है। वो मैंने आपको याद करने के लिए, समझने के लिए बता दिया भैया, 4 कार्बन ऐसे और 4 कार्बन ऐसे, एक तरफ तृतीयक ब्यूटिल लगा दे, एक तरफ आइसो ब्यूटिल लगा दे, दोनों को जोड़ दे, आइसोक्टेन बन जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, बाकी और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइसोएल्केन सिंपल सा टॉपिक था। ओके, अब इसके बाद अगला नियो एल्केन। नियो एल्केन, नियो एल्केन, तो नियो एल्केन के बारे में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो नियो एल्केन क्या होता है बेटा, जिसमें नियो एल्किल समूह पाया जाता है, जिसमें नियो एल्किल समूह पाया जाता है, या जिसमें नियो समूह पाया जाता है, वह एल्केन जिसमें नियो समूह हो, नियो समूह हो, नियो समूह। अब नियो समूह क्या होता है, CH3 C CH3 CH3 CH2, ये समूह कहलाता है बेटा नियो समूह। ये समूह कहलाता है आपका नियो समूह, ये समूह कहलाता है आपका नियो समूह। आइसो CH से 2 CH3 जुड़े हुए हैं। ये वाला समूह ऐसा है जिसमें एक बीच में 5, देखो टोटल 5 कार्बन है, बीच वाला अगल बगल में 3 CH3 1 CH2, इस CH2 की संयोजकता मुक्त रहेगी, फिर ये आगे जुड़ता जाएगा कार्बन 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 से, वैसे उसके नाम बनते जाएंगे। बस एक तरफ नियो होना चाहिए, तो नियो बनाने के लिए कम से कम 5 कार्बन चाहिए, क्योंकि 5 ही इसमें है। अब यहाँ पे अगर H लगाते हो तो नियो पेंटेन बन जाएगा, कार्बन जोड़ते हो तो नियो हेक्सेन बन जाएगा, 2 जोड़ते हो तो नियो हेप्टेन, इस तरीके से आगे नाम बनते चले जाएंगे। तो एन एल्केन, आइसो एल्केन, नियो एल्केन बहुत सिंपल है। अब देखो, वह एल्केन जिसमें नियो समूह उपस्थित हो, ये हमने देख लिया। ओके, उदाहरण देख लो। हाँ जी, CH3 C CH3 CH3, अगर मैं यहां पर CH2 से क्या जोड़ दूं, H जोड़ दूं बेटा, तो CH3 बन जाएगा। ये बन जाएगा नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। तो नियो की शुरुआत 5 कार्बन से होती है। अगर यहाँ पे H जोड़ दूं, इतना कोई ज्यादा पढ़ा नहीं आज अपन ने यार, ठीक है। यहाँ पे CH2 और यहाँ जोड़ दिया मैंने CH3, तो क्या नियो समूह है, नियो समूह है, ये बन जाएगा आपके पास नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। तो एक बार आप यहां पे जरूर देख ले, एन आइसो नियो कैसे बनाते हैं ये समझ लिया, फिर आगे का पूरा सार आसान है बेटा। ये एल्केन बताने का पीछे मेरा रीजन ये है कि मैं आपको एल्किल समूह एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से समझा सकूं, क्योंकि बहुत सी बार उन बच्चों में वो दिक्कत आती है। क्लियर हो गया, ये पढ़ लिया, ठीक है। हमने ये देख लिया कि एल्केन के क्या क्या नामकरण हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे एल्किल समूह के बारे में, एल्किनिल समूह के बारे में और एल्काइनिल समूह के बारे में। अब इनकी हेडिंग डाल लो, क्योंकि इन्हीं से फिर आगे के नामकरण हम देखेंगे। एल्किल समूह, एल्किल, एल्किनिल समूह एवं एल्काइनिल समूह, एल्काइनिल समूह। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, इसलिए ध्यान समझ लेना, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। एल्किल समूह क्या होता है, एल्किनिल समूह क्या होता है, एल्काइनिल समूह क्या होता है। देखो, पहली बार ऐसी है कि एल्किल समूह कैसे बनता है। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो जो समूह बचेगा वो एल्किल समूह, एल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो जो समूह बचेगा वो एल्किनिल समूह, और एल्काइन में से हाइड्रोजन हटा देंगे तो जो समूह बचेगा वो एल्काइनिल समूह।
एल्केन में से H हटा दिया एल्किल, एल्कीन में से हटा दिया एल्किनिल, एल्काइन में से हटा दिया एल्काइनिल। क्लियर हो गया? तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि यार एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, माइनस का मतलब हटा दिया, तो क्या बन जाएगा? एल्किल समूह। पहले लेवल पे ये समझ लो, है ना। अगला, एल्कीन में से एक H हटा दिया, ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा उससे, तो क्या बन जाएगा? एल्किनिल समूह। एल्किनिल समूह ये बन जाएगा। ओके। और अगर एल्काइन में से हटा दिया एक H तो बन जाएगा एल्काइनिल समूह। ये क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब हम एल्किल समूह के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि एल्किल समूह कौन सा, क्या क्या होता है, उसका क्या रोल होता है। यूट्यूब पे तो मैं डायरेक्ट पढ़ा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ इनको अच्छे से आप समझ लेना, हर एक चीज को डेप्थ में समझ लेना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल समूह, एल्किनिल समूह, एल्काइनिल समूह क्या है, ये क्लियर हो गया? ओके। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आप जरूर समझिएगा। हाँ जी, डन है मामला? ओके। अब यहां पर सबसे पहले आप इसके अंदर हेडिंग डाल ले एल्किल समूह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एल्किल समूह, एल्किल समूह, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप की बात करें तो बेटा सबसे पहले तो इसको दर्शाते किससे हैं? इसको जो प्रदर्शित किया जाता है, इसका जो प्रदर्शन होता है सिंपल ऐसे आर डैश फिर आर, या ऐसे ऐसे इसको दर्शाते हैं। आर का मतलब होता है एल्किल समूह। मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो अच्छे से जानते हैं। प्रदर्शन ऐसे करते हैं, आर डैश, आर डैश। ये खड़ी जो डैश लग रहा है ये मुक्त संयोजकता को बताता है, यहां आकर के कोई दूसरा समूह जुड़ेगा। अब एल्किल समूह जैसे कि देखो ध्यान से, एल्केन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्किल समूह बनता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं मिथेन, मिथेन, मिथेन का सूत्र CH4, CH4 से एक H हटा दिया तो क्या बच जाएगा? CH3। तो ये था आपके पास मिथेन, मिथेन से एक H हटा दिया तो क्या बन गया? मैथिल समूह। क्या बन गया? मैथिल समूह। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। इसलिए शॉर्ट में MEB लिखा जाता है, लिख लेना। मिथेन से H हटेगा, मैथिल बनेगा, मैथिल। इंग्लिश में मिथाइल बोलते हैं, शॉर्ट में ME लिखते हैं, ध्यान रखना। दूसरा, अगर 2 कार्बन का एल्केन हो तो C2H6, उससे एक H हटा दिया जाए तो 2 कार्बन वाला इथेन कहलाता है बेटा। इथेन से H हटा दिया जाए तो क्या बोलेंगे उसको? C2H5 से एक H कम कर दो, C2H6 से एक H कम कर दो, C2H5 हो जाएगा। इसमें से मैं एक H कम कर दूंगा, C2H5 हो जाएगा। किसी एक कार्बन का बंध तोड़ दिया मैंने दोनों में से तो उसकी एक संयोजकता मुक्त हो जाएगी। ये खड़ माइनस डंडा ये बता रहा है। अब इथेन से हटा दिया तो बन गया एथिल समूह। इंग्लिश में इसको इथाइल लिखते हैं, इथाइल, और शॉर्ट में इसको हम ET बोलते हैं, ET, इथाइल ग्रुप। ये क्लियर हो गया? एक कार्बन की तो कोई संरचना नहीं होती, लेकिन 2 कार्बन की तो होती है कि इथेन के कौन से कार्बन से हटाया है। 2 कार्बन है, इससे हटाया है कि इससे हटाया है, हाँ या ना? इससे हटाया है कि इससे हटाया है। तो जरा देखो ध्यान से, CH3 CH3 ये है तुम्हारा इथेन, समझ लेना बच्चों। CH3 CH3 इससे हटाओ चाहे इससे हटाओ, बात तो एक ही है,
क्योंकि ये भी CH3 है, ये भी CH3, दोनों एक जैसे ही है। तो बेटा आप किससे भी हाइड्रोजन हटा सकते हो, इससे हटाओ, इस वाले कार्बन से हटाओ, या यहां से हटाओ, एक H हटाना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, या अगर मैं पहले वाले से हटा रहा हूं तो इसकी मुक्त संयोजकता CH2 CH3, या मैं पीछे वाले से हटा सकता हूं CH3 CH2, दोनों एक ही बात है। छोटी छोटी बातें, काम की बातें। एथिल से हाइड्रोजन हटाते हैं, सॉरी इथेन से हाइड्रोजन हटाते हैं, एथिल समूह बनता है। इससे हटाओ या इससे हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों समान प्रकार के कार्बन है। ये अगर A प्रकार का कार्बन है, ये भी A प्रकार का कार्बन है। A मतलब एक जैसा। इससे हटाओगे तो ऐसे लिखो CH2 CH3 CH3 CH2, एक ही बात है। देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 3 और 2 5 5। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम ही चीज होती, या वैसे लिखो। डन है मामला, ये क्लियर कर लेना। अगला, ज्यादा बेसिक से पढ़ाने में भी ना बहुत कंफ्यूजन होता है, डायरेक्ट बता दो खट 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 ये। हाँ अब देखो ध्यान से, 3 कार्बन का, अगर मैं बात करूं 3 कार्बन का एल्केन C3H8 कौन होता है, प्रोपेन। अगर मैं प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटा दूं, प्रोपेन से मैंने एक H हटा दिया, क्या बन जाएगा, C3H8 से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बन गया C3H7। किसी एक कार्बन की संयोजकता मैंने मुक्त कर दी। प्रोपेन से प्रोपिल समूह हमने बना दिया। अब देखो प्रोपेन में बेटा 3 कार्बन है, तो ये 3 कार्बन कैसे जुड़ रहे हैं, देखो CH3 CH2 CH3 इस रूप में जुड़ रहे हैं। ओके, अब प्रोपेन की तो एक ही संरचना होती है भाई, ये इसके अलावा तो प्रोपेन बनता नहीं है। ये है हमारे पास प्रोपेन। अब देखो ध्यान से, यहां पर कितने अलग अलग प्रकार के कार्बन हैं, क्योंकि अगर मैं उनसे हाइड्रोजन हटाऊंगा तो अलग अलग प्रकार का समूह बनेगा। मेथेन में और इथेन में ऐसा नहीं था, लेकिन प्रोपेन से जब हाइड्रोजन में हटा रहा हूं तो यहां पे देखो रसगुल्लो ध्यान से, CH3 भी लिखा हुआ है और CH2 भी लिखा हुआ है। अगर मैं इधर से हाइड्रोजन हटाऊं, इधर से हटाऊं, एक ही जैसी बात है। क्यों, अरे बीच में खड़े हो जाओ, एक कदम इधर चले CH3, एक कदम इधर चले CH3, समान दूरी पर आ रहे हैं दोनों के दोनों बीच से, तो इधर जोड़ो या इधर से हाइड्रोजन हटाओ या इधर से हाइड्रोजन हटाओ, एक ही बात है। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि अगर ये A प्रकार का कार्बन है तो ये भी एक प्रकार का ही है, और ये अलग B प्रकार का कार्बन है। तो सर 2 स्थितियां संभव है, 2 अलग अलग एल्किल समूह बन सकते हैं यहां से। तो कौन कौन से बन सकते हैं, आइए बात करते हैं इनके बारे में। यही बेसिक आपको समझना है बेटा। ये प्रोपेन है, अगर इस प्रोपेन के किसी भी एक सिरे वाले से, या तो इधर से या इधर से निकाल दो, तो यहां पे बन जाएगा CH3 CH2 CH2 मुक्त संयोजकता, ये बन जाएगा। या फिर मैं बीच वाले से निकाल सकता हूं CH3 CH और CH3, ये निकाल दिया। प्रोपेन से हाइड्रोजन हटाया, प्रोपिल समूह बना। क्या बना, प्रोपिल समूह बना। अब इस प्रोपिल का नाम क्या है, और ये भी क्या बना, प्रोपिल समूह बना। इस प्रोपिल का नाम क्या है, क्योंकि दोनों अलग अलग समूह है। अरे भाई यहां तो इस कोने वाले से निकाला है, यहां इस बीच वाले से निकाला है। अगर पूछ क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ये एक फलाना प्रोपिल है, अब प्रोपिल तो 2 तरह के हैं, कि ये वाला कि ये वाला, तो बताना जरूरी है कि ये वाला प्रोपिल है कि ये वाला है। तो देखो जरा ध्यान से रसगुल्लो, इस वाले प्रोपिल को तो आप अच्छे से पहचानते हो, ये समूह क्या है। देखो इसको ऐसे लिख दूं मैं, CH3 CH, इस CH3 को इधर नीचे लटका देता हूं, ये समूह अभी अभी देखा था, ये आइसो है। CH से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, क्या ये आइसो समूह है, हाँ ये आइसोप्रोपिल है।
तो आइसोप्रोपिल बोले तो मैं ये समझूंगा, आइसोप्रोपिल बोले तो मैं ये समझूंगा। इसको अंग्रेजी में आइसोप्रोपाइल कहा जाता है, शॉर्ट में इसको IPR लिखा जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब उसको क्या बोलूं? सर ये ऐसा एल्केन था जिसमें सारे कार्बन सीधे थे। हाँ, लास्ट वाले से हाइड्रोजन हटा दिया, एल्किल समूह बन गया, तो सीधा था, एन एल्केन था, लास्ट से हटा दिया एन एल्किल। इसको बोलते हैं बेटा एन प्रोपेन। प्रोपेन में तीनों कार्बन सीधे होते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, तीनों के तीनों ही सीधे हैं, तो एन प्रोपेन आप इसको बोल सकते हो, ना बोलो तो भी पता चल जाएगा भाई ये। लेकिन अगर आप किसी एन प्रोपेन के अंतिम कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हो, इधर से हटाओ या इधर से हटाओ, तो जो प्रोपिल बनेगा, जो एल्केन बनेगा, उसको बोलेंगे हम एन एल्किल। जैसे एन ब्यूटेन था, अंतिम से हटा दिया, एन ब्यूटिल। पेंटेन था, सीधा का सीधा, अंतिम से हटा दिया, एन पेंटिल। हेक्सेन था, अंतिम से हटा दिया, एन हेक्सिल। ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन है, उसके लास्ट से हटा दिया, एन ऑक्टिल। तो उसी तरीके से ये समझ में आ गया। तो प्रोपेन की तो एक ही संरचना है, लेकिन उससे बनने वाले प्रोपिल की 2 संरचनाएं, दोनों का अणुसूत्र यही है, C3H7। देख लो, इसका जो सूत्र है वही सूत्र इसका है। 3 कार्बन, हाँ, 7 हाइड्रोजन, 3 2 2, 3 कार्बन, 1 2 3, 7 हाइड्रोजन, 3 3 1। ठीक है, दोनों का अणुसूत्र सेम है, समझ लेना, क्योंकि आगे चल करके बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मेरे को बहुत पता है। आगे देखो, अगला देखो 4, बस ये 4 देख लो, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन क्या होता है भैया? C4H10। ब्यूटेन में से, ये है मेरे पास ब्यूटेन, ब्यूटेन में से एक H हटा दिया तो क्या बन जाएगा? C4H9 बन जाएगा। यहां पे एक मुक्त संयोजक था, ब्यूटेन से H हटा दिया, बन गया ब्यूटिल समूह, ब्यूटिल समूह। अब पहले तो मुझे ये सोचना पड़ेगा ब्यूटेन की कितनी संरचनाएं हो सकती है, क्योंकि ये तो अणुसूत्र है, अणुसूत्र है, इसमें मुझे ये पता चल रहा है कि 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन को भी जोड़ने के 2 तरीके हैं। सर 4 कार्बन को या तो सीधे के सीधे जोड़ दो, एन ब्यूटेन बन जाएगा, या 4 में से 3 सीधे जोड़ दो, 1 नंबर 2 पे लगा दो। अलग अलग संरचनाएं बनी कि नहीं बनी? बनी। तो ब्यूटेन की 2 संरचनाएं संभव है। 4 कार्बन सीधे लगा दो, 3 सीधे लगा दो, 1 को नंबर 2 पे लगा दो। हाँ या ना, एग्री करते हो इस बात से? अब इनकी संयोजकताएं संतुष्ट करवा दो। कॉर्नर वाला CH3 होता, बीच वाला CH2 होता, ये भी बीच में है CH2, ये वाला CH3, ये कोने वाला है CH3 होता, कोने वाला है CH3 होता, कोने वाला है CH3 होता, बीच में 3 बंद बन गए, यहां सिर्फ H आएगा। अब आप यहां पे देख के बताओ कि ये ऐसा ब्यूटेन है जिसमें सारे कार्बन सीधे, सामान्य नाम क्या होगा? एन ब्यूटेन होगा बेटा। यह एक ऐसा ब्यूटेन है, सामान्य नाम। IUPAC से तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो सामान्य नामकरण पढ़ रहे हैं। आइसो समूह है, ये है आपके पास आइसो ब्यूटेन। तो अब जरा देखिए ध्यान से देवियों और सज्जनों, ये ब्यूटेन, ये ब्यूटेन, ये अलग ब्यूटेन, ये अलग ब्यूटेन, तो इससे भी एल्किल समूह बनेगा, इससे भी बनेगा। इसमें कितने अलग अलग कार्बन है? तो ध्यान से देखो, बीच में खड़े हो जाओ, जस्ट बीच में, जहां से रास्ते अलग अलग दिशाओं में, समान दिशाओं पे जा रहे हैं। देखो इधर भी इधर से स्टार्ट करूं CH3, इधर भी CH3, फिर इधर गया CH2, इधर गया CH2, तो यहां पे कहीं मैं बीच में आ रहा हूं। तो एक कदम इधर चला CH2, एक कदम इधर चला CH2, मतलब यहां से हाइड्रोजन हटाओ या यहां से हटाओ, एक ही बात है। 2 कदम इधर चले CH3, 2 कदम इधर चले CH3, यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, एक ही बात है। हाँ या ना? तो काम की बात बेटा ये कहना चाह रहा हूं मैं, अगर ये A प्रकार का कार्बन है, ये भी A प्रकार का कार्बन है, ये B प्रकार का है, तो ये भी B प्रकार का है। ध्यान समझ लेना रसगुल्लो, है ना, मेहनत लगती है बड़ी, क्योंकि मुझे पता है फिर आगे चल करके तुम में से कोई ना कोई बोलेगा सर समझ नहीं आया। तो बेटा इधर से हाइड्रोजन हटाऊं या इस वाले से हाइड्रोजन हटाऊं, बात एक ही है। तो मैंने लास्ट वाले से हटा दिया, CH3 CH2
CH2 CH3 से हो गया ये CH2 मुक्त संयोजकता। इन दोनों में से किसी एक से हटा दिया CH3 CH मुक्त संयोजकता CH2 CH3। कॉन्सेप्ट को गहराई से पकड़ लेना। ब्यूटिल ब्यूटिल, ये भी ब्यूटिल ये भी ब्यूटिल, इसमें भी 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 ब्यूटिल। इसमें भी देख 4 कार्बन है, 9 ही हाइड्रोजन है, 3 और 1 4 2 6 और 3 9। सेम अणुसूत्र है दोनों का, ये भी ब्यूटिल है ये भी ब्यूटिल है। अब देख एन ब्यूटेन, भाई देखो ये एन एल्केन है, एन एल्केन के अंतिम कार्बन से हाइड्रोजन हटाया जाए तो बनेगा एन एल्किल, तो ये ब्यूटिल था, इसको बोलेंगे हम एन ब्यूटिल। क्या बोलेंगे? एन ब्यूटिल समूह। और इस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें कितने अलग अलग केस बन सकते हैं। बीच में खड़े हो गए, इधर गया CH3 इधर गया CH3 उधर गया CH3, तीनों कार्बन एक जैसे, अगर ये A प्रकार का है, ये भी A प्रकार का है, ये भी A प्रकार का है, CH कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये B प्रकार का है, हो गया। तो यहां से हाइड्रोजन हटाओ, चाहे यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, बात तो एक ही एक जैसा ही बनेगा। तो मैंने लास्ट वाले से हटा दिया, सब अपने आप में लास्ट ही इधर उधर से। तो मैंने बेटा ये CH3 ये CH ये CH3 और ये यहां पर CH2 फ्री वैलेंसी कर दिया रसगुल्लो। तो ये आइसोब्यूटेन था। अरे आइसोब्यूटेन के अंतिम कार्बन से हाइड्रोजन हटाया तो आइसोब्यूटिल बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे एन एल्केन के लास्ट से हटाते हैं एन एल्किल बना, आइसोब्यूटेन के लास्ट से हटा दिया तो आइसोब्यूटिल बनेगा ना यार, ये कहलाएगा आपका आइसोब्यूटिल। अब बीच वाले से हटा दू, तो अगर मैं बीच वाले से हटा दूं बेटा तो बीच वाला मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहां पे जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों, 4 कार्बन का एल्किल समूह है तो ब्यूटिल तो लगेगा, ब्यूटिल समूह। 4 कार्बन का एल्किल समूह है, ब्यूटिल तो लगेगा। लेकिन कौन से ब्यूटिल? सामान्य नामकरण करें तो यार एन लगा सकते थे, एन उसमें लगा दिया, आइसो लगा सकते थे, आइसो इसमें लगा दिया, नियो लगा सकते थे, नियो की शुरुआत ही 5 कार्बन से होती है। अब सामान्य नामकरण खत्म हो गए हमारे पास, तो फिर नंबरिंग, उनकी डिग्री देख लो, इस कार्बन की डिग्री देख लो, इस कार्बन की डिग्री देखो जिससे आपने हाइड्रोजन हटाया है। यह कार्बन कैसा है? 2 डिग्री है। यह इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है उधर भी जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री ब्यूटिल समूह कहलाएगा, या द्वितीयक ब्यूटिल समूह इसे कहेंगे। अब इसमें देखो ध्यान से, आइसो तो दिख ही नहीं रहा, आइसो कहां है? CH3 CH CH3 होना चाहिए था, ये आइसो नहीं है। CH3 CH CH3 होना चाहिए था, आइसो नहीं है बेटा, ये है ना, ये आइसो नहीं है। आइसो तो इसको बोल दिया ना हमने, CH3 CH CH, आइसो इसमें आ गया, CH3 CH CH3 आइसो इसमें चला गया, इसमें नहीं है आइसो, इसको फिर डिग्री के बिहाफ पे दो। जिस कार्बन से तुमने हाइड्रोजन हटाया है वो है 3 डिग्री, तो इसको बोलेंगे अपन 3 डिग्री ब्यूटिल समूह। तो ये ध्यान रखना, ब्यूटेन की तो 2 संरचनाएं बनती है, लेकिन उससे बनने वाला ब्यूटिल 4 तरह का होता है, 4 टाइप का होता है, 4 संरचनाएं बनती है उसकी। कूल है। देखो स्टार्टिंग है तो धीरे पढ़ा रहा हूं, हर बार इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसलिए अच्छे से समझ लेना बेटा। तो देखो ध्यान से, C4H9 कहलाता है आपका ब्यूटिल समूह। गॉट इट? बस रिवीजन करवा रहा हूं, इसको मत लिखना। C4H9 कहलाता है आपका ब्यूटिल समूह। तो अगर ऐसा हो ब्यूटिल समूह, CH3 CH2 CH2 N ब्यूटिल, खट, ये तृतीयक ब्यूटिल, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री ब्यूटिल।
समूह, है ना। अगर आइसो दिख जाए तो आइसो समूह, मुक्त संयोजकता, आइसो समूह में मुक्त संयोजकता, आइसो ब्यूटिल, 4 कार्बन है टोटल, आइसो ब्यूटिल। क्योंकि देखो याद करने का काम है, ये अच्छे से कर लेना। और 4 कार्बन, बीच वाले की संयोजकता मुक्त कर दी, आइसो CH3, CH3 होना चाहिए था, यहां CH2 होता है, ये फिर सामान्य नाम कर दो, इसमें लगेगा नहीं। फिर डिग्री देखो, 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री ब्यूटिल या द्वितीयक ब्यूटिल। ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। एक बार क्लियर कर लेना बिल्कुल प्लीज। ये क्लियर हो गया, ओके। तो ये हमने समझा, हर एक बात को आप क्लियर करते हुए चले। हाँ जी, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं, कर लोगे? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं, कर लोगे? हाँ जी, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं, कर लोगे बेटा, है ना? ओके, तो जरा देखो ध्यान से, निम्न समूहों के सामान्य नाम बताएं, सामान्य नाम बताएं। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी बेटा वो इंग्लिश में बोलेंगे। हाँ जी, बस ये कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। इनके नाम बता देना, ये कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। ये कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। ये कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, टाइम का पता ही नहीं चला यार कब निकल गया। ओके, हाँ जी, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम अगली क्लास में इनके नाम बताऊंगा। बहुत सिंपल है, कर सकते हो बेटा। ठीक है, अरे ये पेंटेन थोड़ी ना है, इसकी मुक्त संयोजकता है। ये पेंटेन थोड़ी ना मुक्त संयोजकता है। पेंटेन देखो इनका, अच्छे से देख लो, कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।